हरिओम, ओम आनंदमयम, ओम शांतिमयम, ओम ज्ञानमयम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड सेकंड सेमेस्टर के अंतर्गत भारत में बहुभाषीय पहलू यानी भारत में विभिन्न भाषाओं का जो स्थिति है उसके अंतर्गत पाठ्यक्रम का किस प्रकार से निर्धारण करेंगे या पाठ्यक्रम को निर्धारित करते समय किन बातों को, किन पहलुओं को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण करेंगे, इसका अध्ययन हम करेंगे। भारत में लगभग 500 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें से लगभग 270 से अधिक भाषाओं का व्याकरण है, जिसमें से कुछ ऐसी भाषाएं हैं जो शास्त्रीय भाषाएं हैं, जिनका पौराणिक आधार यानी शास्त्रीय आधार या वैज्ञानिक आधार मिलते हैं या आध्यात्मिक ग्रंथों की रचनाएं मिलती हैं, जिसमें है सिंधी, कन्नड़, तेलुगु, उड़िया, तमिल और संस्कृत भाषा है। तो ये जो भाषाएं हैं, इन भाषाओं का अपना एक साहित्य होता है, वह एक समाज के विषय में व्यवस्थित रूप से जानकारी उपलब्ध कराती हैं। इन भाषाओं के अंतर्गत भावनाएं, संबोधन और टोन यानी लहजा जिसको कहते हैं, इन भाषाओं का अपना ये अलग अलग होता है, जिसके आधार पर वह व्यक्ति यानी अपने विचारों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के माध्यम तक पहुंचाते रहते हैं। अधिगम के लिए यह आवश्यक है कि इन भाषाओं के मौलिक स्वरूप को समझना आवश्यक होता है। हर समाज का अपना एक मौलिक स्वरूप होता है, वह मौलिक स्वरूप उसके भाषा और संस्कृति से अधिक पहचान की जाती है। तो इन जो भाषाओं में जो बहुभाषी वाली परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं वर्तमान समय में, अगर वो देखा जाए तो व्यापारिक गतिविधियां यानी आर्थिक यानी धन कमाने के दृष्टिकोण से जो व्यापार होते हैं, जिसके कारण से 2 भाषाएं, 3 भाषाएं, 10 भाषाएं जो भी है, जहाँ भी आप व्यापार यानी बस कमाने के चक्कर में आप जाएंगे, चाहे सेवा करने जाएं या वस्तुओं का आदान प्रदान करने के लिए जाएं, तो वहाँ पर भी बहुभाषाओं की स्थिति उत्पन्न होती है, जिससे उसमें अध्ययन करने की ज़रूरत होती है। यदि हम संकटकालीन परिस्थिति की बात करें तो बाढ़, अकाल, सूखा, महामारी इत्यादि गतिविधियों में भी हमको जो है एक समाज का दूसरे समाज के संसर्ग में आना स्वाभाविक सी बात है। ऐसी परिस्थितियों में भी बहुभाषी संबंधी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यदि आधुनिक समय में लोकतांत्रिक गतिविधि को देखा जाए तो भारत के अंतर्गत इतनी भाषाएं हैं और इन भाषाओं के अंतर्गत लोकतंत्र के अंतर्गत अपने अधिकार और कर्तव्यों की रक्षा के लिए इन भाषाओं को समझना जानना आवश्यक होता है। नहीं तो भ्रष्टाचार भाषाओं के माध्यम से भी होता है। भ्रष्टाचार को कम करने के लिए बहुभाषाओं को यानी भाषाओं को, विभिन्न भाषाओं को समझना जानना अभी आवश्यक होता है। इसीलिए इसके पाठ्यक्रम के निर्धारण में इसकी भूमिका यानी कि आवश्यकताओं को निर्धारित करना जरूरी होता है। आगे चलते हैं। यदि हम समूहीकरण की बात करें, समूहीकरण का मतलब यहाँ ये है कि यदि सामाजिक संगठन, सामाजिक गतिविधियाँ, सामाजिक संस्थाओं को यदि हम देखें तो इन संगठनात्मक परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार भी एक संगठन का दूसरे संगठन से गठबंधन होना या एक देश का दूसरे देश से गठबंधन होना, समझौता होना इत्यादि गतिविधियों में भी बहुभाषाओं का उपयोग होता है या आवश्यकता पड़ जाती है। इस प्रकार से भारत जो है बहुभाषाओं यानी बहुत सारी भाषाएं पाई जाती हैं। इनको ध्यान में रख करके पाठ्यक्रम का निर्धारण इस प्रकार से हो कि समाज में सबका सर्वांगीण विकास हो सके, साथ ही समाज में एक दूसरे के विचारों को लोग समझ सकें, एक दूसरे का समादर कर सकें और एक दूसरे का समान अधिकार प्राप्त हो सके। इन सब गतिविधियों को ध्यान में रख करके इनसे संबंधित सभी क्रियाकलाप पाठ्यक्रम के अंतर्गत यदि पूर्व निर्धारित नहीं होंगे तो यह व्यवस्थित रूप से क्रियाओं का संचालन होना कठिन हो जाएगा। अब इसको हम देखते हैं कि किन किन बातों को ध्यान में रख करके पाठ्यक्रम में इसको शामिल करना चाहिए या शामिल किया जाता है। पहला चलते हैं भाषा शिक्षक यानी जो भाषा पढ़ाने वाला शिक्षक है वह बहुभाषी होना चाहिए, ताकि अगर बहुभाषी रहेगा तो बहुभाषाओं को सिखाएगा तब वो सभी लोग एक दूसरे से के व्यवहार से परिचित हो जाएंगे। तो यानी कहने का मतलब हमारा ये है कि बहुभाषी शिक्षक जो है को बहुभाषाओं का प्रशिक्षण देना आवश्यक होता है। उस प्रशिक्षण संबंधी जो भी कार्यक्रम है, पाठ्यक्रम है, उसे हम विषय वस्तु के अंतर्गत शामिल किया जाना चाहिए। बहुभाषाओं को जो प्रशिक्षण देना, जो पढ़ाई लिखाई करना है, उसको भी शिक्षण अधिगम व्यवस्था के अंतर्गत शामिल करना चाहिए। दूसरा, यदि हम देखें प्राथमिक स्तर से ही भाषाओं के विकास हेतु पाठ्यक्रम को सुनिश्चित कर देना चाहिए। पाठ्यक्रम के प्राथमिक स्तर से ही भाषाओं के विकास संबंधी जो आवश्यकताएं हैं उसको क्या करना चाहिए, प्रारंभ कर देना चाहिए। यानी प्राथमिक स्तर से ही इसका पाठ्यक्रम निर्मित कर देना चाहिए।
तीसरा है मातृभाषा से ही प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ हो, यानी मातृभाषा पहले वह अपनी मातृभाषा सीखे, जो उस भाषा में वह जन्म ली, जो उसकी माता की भाषा है उसी में ही उसको पहले शिक्षा दिया जाए, ताकि उस भाषा में स्वस्थ रूप से उसका संवेग, भावना, इच्छा सभी चीज़ों को वह समझने लगे। फिर उसके साथ ही अन्य भाषाओं का भी उसके साथ ज्ञान कराना चाहिए, यानी अन्य भाषाओं को भी ज्ञान कराने संबंधी पाठ्यक्रम भी उसमें शामिल करना चाहिए। कब? जब वो अपनी मातृभाषा को समझ जाए तब। जब वो मातृभाषा संबंधी पाठ्यक्रम को अच्छी तरह से समझने लगेगा तब वह अनुवाद करके दूसरी भाषाओं को भी वह समझने लायक हो जाएगा, यानी बहुभाषा के अंतर्गत उसका सोच समझ बढ़ जाएगी। ये सब गतिविधियाँ भी पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल करना चाहिए। आगे चलते हैं। अल्पसंख्यकों की भारतीय संविधान के अनुसार अगर ये देखा जाए तो अल्पसंख्यकों के भाषा तथा संस्कृति के संरक्षण और विकास संबंधी प्रावधान किए गए हैं, जो अनुच्छेद 350 क के अंतर्गत किया गया है। तो ये जो संरक्षण प्रदान किए गए हैं वो इसलिए संरक्षण प्रदान किए गए हैं कि वो अपने मौलिक संस्कृति को रक्षा कर सके, अपना अल्पसंख्यक अपने धार्मिक गतिविधियों को भी वह संरक्षण प्रदान कर सके, ताकि व्यक्ति के मौलिकता और उपासना संबंधी और शिक्षा संबंधी, संस्कृति संबंधी मौलिकता की रक्षा किया जा सके तथा उसका उनके माध्यम से संवर्धन भी किया जा सके। ऐसी गतिविधियों या ऐसे प्रावधान को भी शिक्षा के अंतर्गत पाठ्यक्रमों में शामिल करना चाहिए। यद्यपि यह ऊंचे स्तर पे शामिल हो तो ज़्यादा अच्छा है, शामिल होता भी है। आगे हम चलते हैं। बहुभाषी शिक्षक को यानी बहुभाषाई जो कई भाषाओं को शिक्षक जानता है तो उसको नियुक्त करना चाहिए, ताकि वो जो है बहुभाषाओं को जानने के कारण से वह बहुभाषाओं का आदर सम्मान करते हुए सभी भाषाओं को सिखाने का प्रयास करेगा। सामान्यतः जो है भारत में जो है मातृभाषा और राष्ट्रभाषा और जो है अंतर्राष्ट्रीय भाषा, मातृभाषा के अंतर्गत जो स्थानीय भाषा उसके अंतर्गत पढ़ाई प्रारंभ होती है। फिर उसके बाद राष्ट्र की भाषा हिंदी, अंतर्राष्ट्रीय भाषा के अंतर्गत अंग्रेजी, त्रिस्तरीय भाषा सूत्र प्रदान किए गए हैं और त्रिस्तरीय भाषा से संबंधित भी पाठ्यक्रमों को शामिल करना चाहिए, ताकि जो है सभी विचारों का, सभी आवश्यकताओं का, सभी गतिविधियों का स्वस्थ रूप से सबको ज्ञान और सबके व्यक्तित्व का विकास हो सके। आगे चलते हैं। भाषागत साहित्य, यानी जो विविध भाषाएं हैं उनके संबंधित साहित्य और उनसे संबंधित चलचित्र इत्यादि के माध्यम से भी उनका प्रचार प्रसार करना चाहिए तथा शैक्षणिक कार्यक्रमों में यानी सांस्कृतिक कार्यक्रम, लोक नृत्य कार्यक्रम इत्यादि संबंधी भी पाठ्य सहगामी क्रियाओं की संबंधी भी गतिविधियां पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल करना चाहिए, ताकि बहुभाषाओं का विकास हो सके, बहुभाषाओं का अस्तित्व रह सके, सभी भाषाओं का एक दूसरी भाषा का सम्मान कर सके। 8वां यदि हम देखते हैं, भाषाई विभिन्नता के प्राथमिकता के आधार पर, भाषाई विविधता के प्राथमिकता के आधार पर उपबंध यानी सरकार को प्रावधान भी बनाना चाहिए। यानी सब जैसे होता है कि भाषाओं को शामिल किया जाता है, भाषाओं को जिस तरह से संविधान में शामिल किया जाता है, उस भाषाओं के प्राथमिकता के तहत सरकार को क्या करना चाहिए, जो है उपबंध बनाना चाहिए, संविधान के अंतर्गत शामिल करना चाहिए, ताकि बहुभाषाओं को एक संवैधानिक प्रावधान मिल सके तथा उनको एक संबल मिल सके, ताकि वह उस सुरक्षा, सहयोग इत्यादि प्राप्त करके अपनी भाषाओं का वह विकास, अपनी संस्कृतियों का विकास वह कर सके। और इससे संबंधित भी पाठ्यक्रम में जो नियम, कानून, प्रावधान, न्याय, सुविधा ये सब है, इसको शामिल किया जा सके, ताकि व्यक्ति व्यवस्थित रूप से अपनी भाषाओं को समझ सके और उसका विकास कर सके, एक दूसरे भाषाई क्षेत्रों का सम्मान कर सके। इस प्रकार से पाठ्यक्रम के अंतर्गत बहुभाषीय पहलू भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत जो है भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर इतनी विविधता भरा हुआ है। इन विविधता को यदि व्यवस्थित रूप से ध्यान नहीं रखा जाएगा तो राष्ट्र प्रेम में कमी आती चली जाएगी। राष्ट्र प्रेम बना रहे, समाज सुरक्षित रहे, सबका मान सम्मान स्वाभिमान रहे, सबके पास ज्ञान रहे, तो इसके लिए यह आवश्यक है कि सबकी भाषाओं का सम्मान रहे और सबके सब भाषाओं का समान रूप से विकास होता रहे। आज के लिए इतना ही। आपको कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हरिओम।